नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। ये एमपी टेट वर्ग 2 जो है उसकी ये स्पेशल सीरीज़ चल रही है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के मैं आती हूं। तो आप सभी जो ये क्वेश्चंस मैं दे रही हूं इनके नोट्स बनाते रहिए और आपसे मैं कहूँगी कि ये नोट्स आप अलग बनाएं। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं उनको अलग रखिए, ये नोट्स अलग बनाएं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेमोराइज दीज क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये है, तो बाकी आप कितना भी पढ़ें अच्छा ही है ना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय सचिवालय की दो प्रमुख इमारतें कौन सी हैं? केंद्रीय सचिवालय। अच्छा ये बताओ किसने मैंने इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया था उसमें कहा था कि मेरे वीडियोस को अपने सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें शेयर कर दो। तो किसने शेयर किया है ना, थम्स अप देगा। जो जिसने शेयर किया है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा मुझे कि मेरे वीडियोस को किसने अपने जितने भी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है ना। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, तो शेयर कर दीजिए। बाकी जिसको नीड होगी वो अपने आप आएगा, जुड़ेगा हमसे। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी के पास पहुंचने चाहिए ये। तो ऑप्शन है आपके सामने ईस्ट ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, बी एवं सी। तो जो केंद्रीय सचिवालय की दो प्रमुख इमारतें हैं ये दिल्ली में ही हैं। कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। और ये कौन सी हैं? ये साउथ ब्लॉक है और नॉर्थ ब्लॉक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों इमारतें हैं कहाँ हैं? इंडिया गेट के सामने बनी हुई हैं। जब आप इंडिया गेट घूमने जाते हैं तो वहीं पर उसी के सामने ये भी दोनों आमने सामने, ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं आमने सामने हैं और इंडिया गेट भी वहीं पर है। तो वहाँ पर ये बनी हुई हैं और ये मेन सचिवालय जो केंद्रीय सचिवालय की ये प्रमुख इमारतें हैं। इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मंत्रालय रहते हैं। तो ये दो हैं। आगे देखते हैं, वित्त मंत्रालय किस इमारत में है? वित्त मंत्रालय किस इमारत में है? नॉर्थ ब्लॉक में है या साउथ ब्लॉक में है या ए एवं बी दोनों में है या उपरोक्त में से किसी में नहीं? तो जो वित्त मंत्रालय है ये है नॉर्थ ब्लॉक में। ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक की जो बिल्डिंग है, ये दो बिल्डिंग है ऐसे बनी हुई है आमने सामने। यहाँ बीच से रोड गई है ऐसे और यहाँ पर ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है और यस ऐसे, और थोड़ी दूर पर यहाँ पर इंडिया गेट बना हुआ है। ठीक है, ऐसे हैं। तो एक को नॉर्थ ब्लॉक बोलते हैं, एक को साउथ ब्लॉक बोलते हैं। तो नॉर्थ ब्लॉक में ये वित्त मंत्रालय है और ये दोनों ऐसे ही रोड गई हैं। यहाँ पर शाम को लाइट शो भी होता है, लाइटिंग शो बहुत ही अच्छा होता है। मैं अक्सर चली जाती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं अक्सर चली जाती हूँ यहाँ पर देखने के लिए। बहुत ही प्यारा शो होता है यहाँ पर। यहाँ रोड पर हम लोग होते हैं, अंदर जाना अलाउ नहीं होता है, बट रोड पर पास दिखा करके हम जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय किस इमारत में है? प्रधानमंत्री कार्यालय किस में है? नॉर्थ ब्लॉक में है या साउथ ब्लॉक में है या फिर दिल्ली के किसी अन्य इमारत में है जो दिल्ली में अन्य इमारत में है? क्योंकि ये जो दिल्ली अन्य सचिवालय हैं तो ये क्या हो, तो दिल्ली के जो दिल्ली की अन्य इमारतें हैं उनमें भी स्थित हैं। तो आपको बताना है कि क्योंकि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में सारे मंत्रालय आ नहीं पाते हैं, वहाँ पर इतने सारे मंत्रालय हैं तो सभी के लिए वहाँ पर कैपेसिटी नहीं है उन बिल्डिंग्स में। तो दिल्ली की विभिन्न इमारतों में ये सचिवालय हैं। तो किस में है प्रधानमंत्री कार्यालय? किस इमारत में है? नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ में या दिल्ली की किसी अन्य इमारत में या कहीं और ही है? तो ये है आपका साउथ ब्लॉक में। साउथ ब्लॉक, ये साउथ ब्लॉक में स्थित है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का दफ्तर अगर पूछा जाए कहाँ है तो साउथ ब्लॉक में है। ठीक है, प्रधानमंत्री का है, रक्षा मंत्रालय का है, विदेश मंत्रालय का, इन सब के दफ्तर साउथ ब्लॉक में ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, संसद द्वारा बनाए गए कानून को कौन लागू करता है? संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे कौन लागू करता है? विधायिका करती, कार्यपालिका करती या नौकरशाह करती या न्यायपालिका करती है? तो जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो उसे कार्यपालिका जो है लागू करती है, कार्यपालिका लागू करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा मुख्य रूप से प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है? जो राज्यसभा होती है। ऑप्शन है केंद्र सरकार के, देश के राज्यों के, उपराष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के। तो जो केंद्र सरकार होती है ये देश के राज्य हैं, सभी राज्य इनके प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। क्यों? क्योंकि ये राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं तो वहाँ उन विधानसभाओं के एमएलएज को नियुक्त करे अपने बीच से, हर विधानसभा से, अपने विधानसभा से हर राज्य जो है कुछ जितना कोटा होता है उनका उतने एमएलएज को जो है चुन करके यहाँ राज्यसभा में भेजता है विधायक के तौर पे। तो ये जो है तो ये क्या हुआ, सभी राज्यों के सदस्य राज्यसभा में पहुँचते हैं। और ये किस लिए पहुँचते हैं? ताकि राज्य जो अपने अपने राज्यों या सभी राज्यों का जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकें, प्रतिनिधित्व के लिए ये पहुँचते हैं। और इसका पर्पज़ ही यही है राज्यसभा का कि राज्यों के हित के बारे में ये सोच सकें। तो देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व का करती हैं। जो देश के राज्य होते हैं उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। तो ये कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसमें सांसद सरकार के, कार्यपालिका नहीं होगा यहाँ पर, प्रश्नकाल होगा, क्वेश्चन ही गलत है ना, प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसमें सांसद सरकार के कामकाज की जानकारी लेते हैं। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रित करते हैं, कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं या सरकार की कमियों को बताया जाता है। उपर्युक्त सभी। तो जो ये प्रश्नकाल होता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? सांसद सरकार के कामकाज की जानकारी लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, जनहित में क्या आप कदम उठा रहे हैं, या कोई मुद्दा है, महंगाई है, या कोई बीमारी फैल रही है, या कुछ और बहुत सारी बेरोजगारी हैं, उस पर आप क्या कदम ले रहे हैं, क्या स्टेप उठा रहे हैं ना। फिर क्या पूछती है? संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। नियंत्रित कैसे करती है? कि यही सब क्वेश्चन पूछ करके तो उसको, ये नियंत्रण का एक साधन भी है प्रश्नकाल, है ना। प्रश्नकाल के द्वारा उसको नियंत्रित करती है क्योंकि उसकी कमियों को बताती है और उसे सवाल पूछती है और अपनी नीतियों को जो संसद के और सदस्य होते हैं उसमें कमियां निकालती है। तो इस तरह से वो क्या करती है? उसको नियंत्रित करती है। फाइनेंस के थ्रू भी नियंत्रित करती है संसद जो है। संसद उनको, क्योंकि फाइनेंस की मंजूरी कौन देता है? संसद ही देती है, तो वहाँ से भी वो नियंत्रित करती है। तो संसद कार्यपालिका को बेसिकली नियंत्रित करती है, इतना आप समझिए। तो और सरकार की कमियों को बताया जाता है। हाँ, जो सरकार कार्य कर रही, पॉलिसी बना रही है और कार्य कर रही या किसी क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही, सारी कमियों को गिनाया जाता है। तो ये उपर्युक्त सभी बातें इसमें होती हैं प्रश्नकाल के दौरान, है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना जो है 2016 में बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के कितने प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत करती है? ऑप्शन है उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण और भागीदारी। तो ये सभी का जो है, सभी के बारे में ये क्या करती है कि बताती है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये एक अलग से ऑप्शन रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे जो है उसकी विशेषताएं दे दी हैं, तो इसको हम डी कर देते हैं। तो ये सभी जो है सभी बातों की, सभी बारे में बात करता है। क्या करता है? 4 से कौन कौन से कार्य हैं? उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में बात करती है, शिक्षा एवं विकास के बारे में बात करती है, संरक्षण की जो है के बारे में बात करती है और भागीदारी की भी बात करती है। तो टोटल कितने? 4 भागों में प्राथमिकता के कितने प्रमुख क्षेत्र में वर्गीकृत किया है? तो 4 में किया है। ठीक है, 4 में किया है। और ये सभी उपर्युक्त जो जितनी विशेषता हैं इसको भी लेकर के, भागीदारी को भी लेकर के, ये सभी जो हैं सही हैं। संसद में महिलाओं का कितना प्रतिशत है? जो संसद में आजकल महिलाएं हैं, महिलाओं की कितनी संख्या, कितना प्रतिशत महिला वहाँ पर संसद में जा कर के
अपनी जगह बना रही हैं, क्योंकि उनके लिए कोई सीट तो आरक्षित है नहीं। तो कितनी प्रतिशत महिलाएं आजकल इस टाइम पे संसद में अपनी संसद की सीट को ऑक्यूपाई कर रही हैं? कितना है? 9% है या 12% है या 11% है या 10% है? तो आज के 60 साल पहले सिर्फ 4% था महिलाएं, 4% महिलाएं जो हैं संसद में पहुंचती थीं। आज ये आंकड़ा 11 पर पहुंच गया है। 11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग है, पर आप वहाँ पर 11 आएगा तो आपको राउंड ऑफ करके ही देना है। तो 11% पहुँचा है। जबकि महिलाओं की जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें 30% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। और यहाँ भी काफ़ी समय से डिमांड की जा रही, पर अभी तक इस पर कोई स्टेप लिया नहीं गया है। जबकि आधी जो है, आधी क्या है, जनसंख्या महिलाओं की है। उसके बाद हम सिर्फ 11% वहाँ पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद में सीट आरक्षित हैं, किसके लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, एवं बी दोनों। तो संसद में सीट सिर्फ 2 जातियों के लिए आरक्षित है। किसके? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ताकि ये जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये अपना हित का, अपने समाज का वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर सकें। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़े आदिवासी टाइप के समाज से निकल कर के आते हैं और अनुसूचित जातियाँ बहुत ही ज़्यादा दबी कुचली, तो इन दोनों के लिए सीट का वहाँ पर प्रावधान किया गया है, सीट इनके लिए आरक्षित की गई हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं, कौन निभाता है? लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में अहम भूमिका कौन निभाता है? विपक्षी दल निभाते हैं, या सत्ताधारी दल निभाते हैं, या धार्मिक दल निभाते हैं, या राजनीतिक दल निभाते हैं? तो जो लोकतंत्र का स्वस्थ संचालन है, इसमें जो विपक्षी दल होता है ये अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये सरकार की कमियों को निकालता है, सरकार से क्वेश्चन करता है। सरकार किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही तो उसको वो बताता है कि देखो ये चीज़ें देश में हो रही हैं, आपने इस पर कोई कदम ही नहीं उठाया। ये सारी चीज़ें विपक्षी करता है, और अपनी नीतियों को वो फिर, अगर जो सरकार नीतियाँ बताता है उसमें कमी निकाल करके, कमियाँ होती हैं तभी निकालता होगा, कमी निकाल करके अपने नीतियों को सामने रखता है, जनता को बताता है, जनता को जागरूक करता है। भाई वो सरकार की आलोचना करने के चक्कर में और अपनी नीतियों को सामने रखने के चक्कर में क्या करता है? जनता को जागरूक कर रहा है। तो विपक्षी दल अहम भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में बात की गई है, किसकी बात की गई है? मानव व्यापार की बात की गई है, सब जबरिया श्रम की बात की गई, या बाल मजदूरी की बात की गई है, या उपर्युक्त सभी? तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी की बात की गई है। इसमें मानव व्यापार को जो है प्रतिबंधित किया गया है ना, जबरिया श्रम नहीं कोई कर सकता, इसको भी रोका गया है। बाल मजदूरी में क्या है? 14 साल से कम उम्र, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या है, किसी जो है किसी कार्य में या किसी जो है मजदूरी में, आप सीधे सीधे कहते हैं मजदूरी में न लगाना, है ना, किसी व्यापार में, किसी मजदूरी में, इन सब चीज़ों में जो है ना लगाना। ठीक है, मजदूरी में न लगाना, इसको जो मजदूरी में लगाना तो अपराध माना जाएगा, अपराध। ठीक है, अपराध माना जाएगा। पहले था कि 14 साल से बच्चों का जो है, 14 साल से कम बच्चों को जो खतरे वाली जगह होती थी उनमें नहीं लगाना होता था, लेकिन अभी आजकल जो नया एक जो हमारे ये अधिकार बने हैं, शिक्षा के अधिकार ये सब बन गए हैं, तो उस चीज़ में चेंज आए हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप मजदूरी में रख ही नहीं सकते हैं, ये अपराध है। क्यों ये चेंज आया? पहले खतरनाक जगहों के लिए, खतरे की जगहों पर इनको जो है, जैसे माइन हुआ और पटाखे की फैक्ट्री, इन सब में इनको नहीं रखा जाना था। और अभी क्या है, बिल्कुल इनको मजदूरी करवाना अपराध है। क्यों अपराध है? क्योंकि इनको मिल गया है शिक्षा का अधिकार।
6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो अगर वो मजदूरी करेंगे तो पढ़ेंगे कब? तो इसलिए इनको मजदूरी में रखना ही क्या हो गया है, अपराध हो गया है। ये नया है, ठीक है। वो भी है, अगर वो आता है कि जो है माइन वगैरह में खतरे की जगहों में नहीं लगाना है तो वो भी सही है। और प्लस अगर ये आता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी में रखना ही अपराध है तो ये भी सही है, क्योंकि आज के टाइम पे यही बात हो रही है, यही बात, इसी बात को लिया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर दबदबा, एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर दबदबा क्या कहलाता है? अंतर समुदाय वर्चस्व, या बहुसंख्यक वर्चस्व, या अल्पसंख्यक वर्चस्व, या उपर्युक्त सभी। तो जो एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर दबदबा क्या कहलाता है? अंतर समुदाय वर्चस्व कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्ता संतुलन होता है किस किस के बीच होता है? विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य होता है, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका के, विधायिका एवं, यहाँ पर होना चाहिए न्यायपालिका, चलो हम बोल देते हैं विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य होता है, ठीक है। न्यायपालिका, न्यायपालिका के मध्य होता है, या विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों के मध्य होता है। तो जो सत्ता संतुलन है तो ये तीनों के मध्य होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों जो है एक दूसरे का जो है, अगर कोई अपने क्षेत्र से बाहर जा रहा है या कुछ संवैधानिक आधार पे नहीं कर रहा है तो तीनों ही एक दूसरे को ये मतलब उसको रोक करके चेक एंड बैलेंस बोलते हैं इसको। तो सत्ता संतुलन बनाए रखते हैं तीनों, ठीक है। इसको चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों ही चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, क्या मतलब है भाई? राज्य का कोई धर्म ना होना, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो राज्य जो है किसी धर्म को ये नहीं बताएगा कि ये हमारा, ये जो है राज्य का धर्म है, ये राज्य इस धर्म को फॉलो करेगा, जो राज्य के सरकारी कर्मचारी जो भी हैं ऐसा। या राज्य का किसी धर्म का पक्ष ना लेना, या राज्य द्वारा किसी धर्म को दबाया ना जाना, है ना। तो या उपरोक्त सभी। तो धर्म निरपेक्षता का मतलब यही होता है, ऑप्शन डी, कि ना तो राज्य का कोई धर्म होगा, ना किसी का पक्ष लेगा, ना किसी को दबाए, ना किसी धर्म को वो दबाएगा। तो ये धर्म निरपेक्षता का मतलब एक्चुअली होता यही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किसके द्वारा बनाया गया है? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किसके द्वारा बनाया गया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा बनाया गया था, या भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया था, या जनता दल द्वारा बनाया गया था, या सीपीआई द्वारा बनाया गया था। सीपीआई क्या होता? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। तो सीपीआई द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था बताइए? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। क्या हुआ कि जब 2009 में कोई किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये क्या करती, अन्य पार्टियों के साथ मिल करके और ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाती है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाती है। और तो इसको जो है यूपीए बोलते हैं, यूपीए कहते थे ना, यूपीए की सरकार, है ना। इसमें कई पार्टियां थी, गठबंधन की सरकार थी, सरकार गठबंधन करके कई पार्टियों के साथ तब इसने जो है सरकार बनाई थी। नाम रखा था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इंग्लिश में यूपीए, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है, किससे संबंधित है? कहीं भी रहने से, कहीं भी भ्रमण करने से, कहीं भी व्यापार करने से, किससे किससे संबंधित है? तो ये आज जो है ऑप्शन डी यहाँ पर दिया नहीं, चलो मैं लिख देती हूँ, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार हमें ये सारे अधिकार देता है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमें क्या क्या ये बताता है? भाषण का देता है, भाषण का अधिकार देता है, ठीक है। और भाषण, अभिव्यक्ति, इन सब चीज़ों का अधिकार देता है।
कहीं भी जो है जाकर के भ्रमण करने का अधिकार देता है, सभा संगठन का अधिकार देता है, ठीक है, सभा बनाने का, संगठन बनाने का अधिकार देता है। और देश में कहीं जो है कहीं भी जाकर के आप भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो है हमको, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके द्वारा हमको ये मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब एक समुदाय के अंदर कुछ ही लोग दूसरे लोगों को दबाते हैं तो कहलाता है, क्या कहलाता है? जब एक समुदाय के ही अंदर कुछ लोग और कुछ लोग क्या होते हैं कि दूसरे लोगों को दबाते हैं तो क्या होता है? अंतः समुदाय वर्चस्व, आंतरिक समुदाय वर्चस्व, आंतरिक कलह, उपर्युक्त सभी। तो जब क्या है, एक ही समुदाय के अंदर कुछ लोग कुछ लोगों को दबाने लग जाते हैं तो वो अंतः समुदाय वर्चस्व कहलाता है, ठीक है, अंतः समुदाय वर्चस्व। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या कहता है? 51 कहता है वन्य जीवों के बारे में बात करता है, या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में बात करता है, या राज्यों की शक्तियों के बारे में बात करता है, या उपयुक्त कोई नहीं। तो जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 क्या कहता है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में बात करता है और ये कहता है नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ये कहता है कि जो है ये देश अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बढ़ावा देने की कोशिश करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना? अनुच्छेद 51 में ये बात कही गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपकी बुक से उठाया है मैंने, एनसीईआरटी से उठाया है, तो ये अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, मैं इम्पॉर्टेंट ही लेकर के आ रही हूँ। मैनकाइंड के लेखक कौन हैं? लोहिया हैं, यानी कि राम मनोहर लोहिया। जेपी हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण। कामराज हैं, या उपयुक्त कोई नहीं। तो जो ये मैनकाइंड लेखक हैं, इनके मैनकाइंड जो ये पत्रिका है, इसके लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया हैं, है ना। मैनकाइंड के हैं, साथ में जन पत्रिका, जन, है ना। ये दोनों पत्रिकाओं के ये राम मनोहर लोहिया जो है लेखक हैं, और ये संपादन भी करते थे, संपादन करते थे, है ना, लेखन भी करते थे उसका और संपादन भी करते थे। और ये जन एक पत्रिका है, मैनकाइंड भी एक पत्रिका है और ये जन भी एक पत्रिका है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे? बताना है आपको। लिंगप्पा थे, या लोहिया थे, या जेपी थे, या आचार्य नरेंद्र देव थे। तो जो गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे तो ये थे लोहिया, राम मनोहर लोहिया। गैर कांग्रेसवाद में होता क्या है? गैर कांग्रेसवाद में होता ये है कि लोहिया कहते हैं कि जो है कांग्रेस की सरकार मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चल नहीं रही है, तो सभी पार्टियां, जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, वो सब आ जाएं, इकट्ठा हो जाएं मिलजुल करके और एक अपनी सरकार को जो है केंद्र में बनाएं। ऐसा इन्होंने, ये रणनीति इन्होंने अपनाई थी और फिर लास्ट में ये जनता पार्टी आई भी थी इसी आधार पर। बहुत सारे दल मिल करके, गैर कांग्रेसी दल मिल करके और फिर केंद्र में इन्होंने अपनी सरकार बनाई भी थी। तो लोहिया हैं गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार, यानी कि रणनीति इन्होंने ही बनाई थी इस चीज़ की, है ना। तो क्वेश्चन 20 थे, कवर कर लिए और मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तो ये क्वेश्चंस, ये वीडियो आपको ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो लाइक कर दें और वीडियोस को सब्सक्राइब भी कर लें, आपने किया भी होगा या नए लोग हैं तो कर लें, और शेयर पक्का करें ताकि ये क्वेश्चंस जो है बहुत सारे लोग इसको देख सकें और मेरी मेहनत, जो मैं इतना इन पे मेहनत करती हूँ, तो उसका भी थोड़ा सा कई लोगों तक पहुँचे ये चीज़। धन्यवाद।